छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 96 घंटों तक चले ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ ने 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ जबकि 2 घायल हुए हैं। सीआरपीएफ ने यह ऑपरेशन बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर चलाया। इसमें कोबरा बटालियन के करीब 350 जवान शामिल हुए। एक ऑपरेशन ये अभी खत्म हुआ, सुबह पार्टी वापस आई, लेकिन साथ में एक ऑपरेशन और चल रहा है कन इलाके में, गोपनीय जो है, और हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ भी हमें सफलता मिलेगी। इस अभियान के दौरान पहली बार वायुसेना ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए खाने पीने और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई की। बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स विभाग ने लालू, उनके बेटे बेटी और लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी की। बीजेपी के नेता पिछले कई हफ्तों से लालू और उनके परिवार पर फर्जी कंपनियां बनाकर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप लगा रहे हैं। छापे से नाराज लालू ने कहा है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहाँ 22 जगह आप लोग दिखाएं। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स की कार्रवाई का बचाव किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिना ठोस वजह के ऐसी कार्रवाई नहीं होती। Unless there is a substantial basis and a reason to suspect that either there is evasion or a crime has been committed, these departments don't act. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद बिहार के महागठबंधन में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल लालू ने ट्वीट करके बीजेपी को गठबंधन के नए सहयोगी मिलने की मुबारकबाद दी थी, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन की चर्चा होने लगी। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने एक और ट्वीट करके सफाई दी कि नीतीश के साथ उनका गठबंधन अटूट है और वो समान विचारधारा की कई और पार्टियों को साथ जोड़ेंगे। हमारा पूरा गठबंधन रॉक सॉलिड मजबूत है और वो अवाम का गठबंधन है साहब, सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है। अब लड़ाई का मजा आएगा। जेडीयू ने भी गठबंधन में किसी मतभेद से इनकार करते हुए दावा किया कि लालू के साथ गठजोड़ 5 साल के लिए है। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए बना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। एक मीडिया कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तरों में छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई और मुंबई के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की। आरोपों के मुताबिक कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया से रिश्वत लेकर टैक्स के लिए मामले की छानबीन को प्रभावित किया। सोमवार को इस मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम, उनकी 2 कंपनियों आईएनएक्स मीडिया और वित्त मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया है। We are at the initial stages of investigation. As the evidence comes forth, as the facts come forth, we will definitely be examining and taking all action that is required as per law. चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई के जरिए उनके बेटे को निशाना बना रही है और इसका मकसद उनकी आवाज को चुप करना है। कांग्रेस ने सीबीआई के छापे को बदले की कार्रवाई कहा है, जबकि सरकार ने आरोपों से इनकार किया है। प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। ये आईटी रेड्स, ये तो सीबीआई का जांच, ये कानून अपना काम कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, बीजेपी का भी इसमें कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना भगवान राम से कर दी। सिब्बल ने कहा कि जैसे मेरी आस्था राम में है और मेरा ये मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, उसी तरह से 3 तलाक की प्रथा 1400 सालों से चली आ रही है और ये आस्था से जुड़ा मामला है। जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है वो गैर इस्लामिक कैसे हो सकती है। कपिल सिब्बल ने अदालत से ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज बड़ा वार किया। कांग्रेस ने 3 साल में 30 तिकड़म नाम से एक वीडियो जारी करके सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हर मोर्चे पर नाकाम बताया और इन 3 सालों पर एक स्लोगन भी दिया। अच्छे दिन कब आएंगे, ये प्रश्न देश की जनता करना चाहती है। 3 साल देश बेहाल, यही है भाजपा का कमाल। जवाब में बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना 3 साल की बड़ी कामयाबी है जो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। हमने 3 वर्ष में एक ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश को दी। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़त करने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था आज भारत बनी है। केंद्र में 3 साल पूरे होने पर बीजेपी 26 मई से 15 जून तक 500 शहरों में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन करेगी, जिसमें अभी तक की उपलब्धियों का जिक्र होगा। सरकार 25 मई को नया कैंपेन न्यू इंडिया भी लॉन्च करेगी। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया। शाम के वक्त मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियारों से पाकिस्तान की सेना ने राजौरी के नौशेरा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान नौशेरा में लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 35 गांव के 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। करीब 2,500 लोगों को घर छोड़कर राहत कैंप में रहना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने फैसला किया है कि काले धन और टैक्स चोरी के मामलों की पूरी रिपोर्ट को वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। ये ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीडीटी की नई वेबसाइट ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च करते हुए किया। वेबसाइट पर सरकार सभी टैक्स डिफॉल्टर्स के नाम भी डालेगी। वित्त मंत्री ने साफ कहा, टैक्स चुराने वाले अब और नहीं बच सकते। इस पूरी सिस्टम और व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जो कंप्लायंट और ईमानदार टैक्स पेयर है उसको सुविधा मिल जाए। टैक्स इवेडेड पैसे के साथ डील करना अब सुरक्षित नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि नोट बैन के बाद देश में 91 लाख नए टैक्स पेयर्स की पहचान की गई है। सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक नोट बैन के बाद 16,398 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। 1 लाख लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जिनकी सख्त जांच होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस ने तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बाद में ममता बनर्जी ने बताया कि इस मुलाकात में राष्ट्रपति को लेकर किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई। 10 दिन में सर्वसम्मति से विपक्ष का उम्मीदवार तय करने को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। कोई नाम पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हम लोग ये चर्चा जरूर किया कि हम लोग चाहते हैं ऑपोजिशन को ओट से सब टुगेदरली हम लोग एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहते हैं जो देश के लिए बढ़िया होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोनिया गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और नीतीश कुमार से भी मिल चुकी हैं। सोनिया ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी फोन पर बात की थी। वो जल्द ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मिल सकती हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा से सटे सिक्किम के नाथुला पास का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह 19 मई को नाथुला जाएंगे और 21 मई तक रहेंगे। 3 दिनों के दौरे में राजनाथ सिंह बॉर्डर पर आईटीबीपी और सेना के कैंप में भी जाएंगे। गृह मंत्री इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। नाथुला पास चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों से स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है। ये हर साल मई से नवंबर महीने तक खुलता है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ काले धन को सफेद बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए आज सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। कपिल मिश्रा ने सीबीआई को कई सबूत भी सौंपे और दावा किया कि केजरीवाल बहुत जल्द तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। उनके 2 एमएलएस की कंपनी से बहुत सारी फर्जी कंपनियों का लिंक साबित हुआ है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का वो सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और सबूत वो आज सीबीआई को मैंने सौंपे हैं। पुराना काला धंधा चल रहा है 2013 और 14 से। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि मोहल्ला क्लिनिकों में भी करोड़ों के घोटाले पर उन्होंने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इस पर वो एलजी से शिकायत करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के और डिटेल में इकट्ठा कर रहा हूँ, 2-3 दिन में देश के सामने भी रखूंगा। कम से कम बता रहा हूँ मैं, और डिटेल आ रहे हैं, कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के फंड में हेराफेरी और फर्जी कंपनियों से रातों रात पैसा आने का मामला वो सीबीडीटी में भी ले जाएंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का केस सीबीआई को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपते हुए साफ किया कि जांच डीआईजी रैंक से कम अधिकारी की देखरेख में नहीं होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। नजीब की मां फातिमा नफीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। जेएनयू के एक छात्र से विवाद के बाद नजीब अहमद 14 अक्टूबर 2016 से लापता है। दिल्ली पुलिस ने नजीब के केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हुए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये गुस्सा सरकार के खिलाफ है। ये लड़ाई बेटियों के सम्मान की है। ये जिद है अपने अधिकार के लिए। सोचिए, हंसने खेलने और पढ़ने के दिनों में ये बच्चियां आंदोलन कर रही हैं। 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि गांव में जो स्कूल है उसे 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि तब तक हमारा प्लस 2 तक स्कूल नहीं बन जाता हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारी बहुत सी परेशानी है पर हमारी कोई नहीं सुनता। हमने तो बहुत लोगों से कह चुके हैं पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब तो हम यहाँ से नहीं लेने वाले। ये हमारा आखिरी फैसला था और है। जब तक हमारा स्कूल नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हरियाणा की इन बेटियों की असल जंग स्कूल को अपग्रेड करने की नहीं है, बल्कि ये लड़कियां खुद को छेड़खानी से बचाना चाहती हैं। इन छात्राओं को 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए अपने गांव गोठड़ा टप्पा डहीना से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता है। रास्ता खेत से होकर गुजरता है। बीच में मन चले छेड़छाड़ करते हैं। इसीलिए ये लड़कियां चाहती हैं कि इनके गांव में स्थित सरकारी स्कूल को ही अपग्रेड कर दिया जाए, ताकि इन्हें दूसरे गांव न जाना पड़े। हमें ये परेशानी थी कि हम 2 किलोमीटर दूर जाते थे कमाल पढ़ने के लिए। वहाँ धूप थी, गर्मी थी, सर्दी थी, बारिश थी, उन सब से हम परेशान थे। और जो समाज के असामाजिक तत्व थे वो हमें परेशान करते थे। इसलिए हमारी ये मांग थी कि हमें अपना स्कूल अपग्रेड चाहिए। हमारे आगे बहुत सी छेड़खानियाँ हो चुकी है जो हम घर वालों से बताते हैं। घर वाले कहते हैं स्कूल छोड़ दो, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर बच्चियों ने बताया है कि इसके बारे में पहले कई बार FIR भी हो चुकी है। यहाँ तक कि बोला मर्डर भी हो चुकी है। यहाँ ये दूर स्कूल में जाना पड़ता है। बच्चियों के साथ इतनी गंदी हरकतें होती हैं जिसको मैं आपके कैमरे के सामने बयान करना शायद बड़ी शर्म की बात है। बच्चियों की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, फिर भी ये अपनी मांग पर अड़ी है। इन लड़कियों ने साफ कह दिया है कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही ये भूख हड़ताल खत्म करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।